आज का हमारा पहला सवाल है कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसने जीता है। हालांकि कल मैंने जब आपको ये बताया था कि अर्जेंटीना विजेता रहा, तब गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव तीनों के विजेता बताए थे, लेकिन मैंने एमसीक्यू फॉर्म में नहीं रखा था, इसलिए अलग से रखा है। अर्जेंटीना के ही स्टार फुटबॉलर हैं, जो कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेस्सी, इन्होंने गोल्डन बॉल अवार्ड अपने नाम किया है। अभी फाइनल में अर्जेंटीना ने किस देश को हराया है? तो फ्रांस को हराया है। मेजबान देश कौन था? कतर था। तो गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है लियोनल मेस्सी ने। गोल्डन बूट बूट अवार्ड कहने का क्या मतलब है? जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं, तो ये फ्रांस के खिलाड़ी एम्बाप्पे ने जीता है। गोल्डन ग्लव यानी कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, ये रहे अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904 में हुई, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, और ज्ञानी इन्फैनिटो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट फीफा कहाँ होना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। नेक्स्ट फीफा जो कि होगा अब 4 साल बाद, यानी कि 2026 में होगा, तो इसे 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी। एक तो यूएसए, दूसरी मैक्सिको और तीसरी कनाडा। ठीक है। अब लियोनल मेस्सी के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ। अभी जनवरी या फरवरी के महीने में ना फोर्ब्स के द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट जारी की गई थी। सर्वाधिक कमाई, जिन्होंने ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 2021 में सबसे ज्यादा कमाई की है, तो इसमें लियोनल मेसी टॉप पर थे। इस मामले में इन्होंने पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ा था। कोपा अमेरिका खिताब अभी लियोनल मेसी की अगुवाई में ही किसने जीता है? ये मार्च अप्रैल के टाइम में अर्जेंटीना ने ही जीता है। तीसरा, आप रिलेट कर सकते हो, फुटबॉल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है बैलन डियोर, ये 7 बार लियोनल मेसी ने जीता है। वैसे इस बार के बैलन डियोर की हम बात करें, बैलन डी ओर 2022, ये करीम बेंजेमा ने जीता है, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और बाकी 2 खिलाड़ियों के बारे में बता ही चुकी हूँ। जो किलियन एम्बाप्पे हैं, फ्रांस के खिलाड़ी, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डन बूट। और एमियानो को गोल्डन ग्लव। और गोल्डन बॉल हो जाएगा लियोनल मेसी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की है? राज्य नहीं पूछा गया, शहर का ऑप्शन मैंने लिखा है। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है ना, अगरतला, यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा को 4,350 करोड़ रुपए की सौगात दी है। साथ ही 2 लाख प्लस लोगों को, यानी कि 2 लाख से अधिक लोगों को गृह प्रवेश कार्यक्रम से लाभान्वित किया है। एक तरह की आवासीय योजना आप इसे कह सकते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। अच्छा, त्रिपुरा का एक रानी अनानास है, जिसे 2018 में जीआई जीआई टैग नहीं कह सकते, एक सेकंड रुकेंगे। रानी अनानास, जब उस समय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हुआ करते थे, तब इसी रानी अनानास को त्रिपुरा का राजकीय फल ये घोषित किया गया था। ठीक है। आप लोगों ने एक प्रसिद्ध जिम्नास्ट का नाम पढ़ा होगा, दीपा कर्माकर, ये इसी त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। नागपुर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या उद्घाटन किया? संतरा नगरी के नाम से आप इसे जानते हैं। 6वीं वंदे भारत ट्रेन, ये नागपुर से लॉन्च की गई है। हैदराबाद और बैंगलोर दोनों से आप लोगों को स्टेच्यू याद रखनी है। हैदराबाद से स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, एकता की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और फिर एक प्रतिमा आपको याद रखनी है, स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि समृद्धि की प्रतिमा, ये आपको बैंगलोर से याद रखनी, कैंपू घोड़ा की प्रतिमा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय योजना का दूसरा चरण शुरू किया है? तो रिसेंटली असम सरकार के द्वारा अरुणोदय योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। ये जो योजना है, ये गरीबी को समाप्त करने और राज्य के भीतर आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को एकीकृत करने के प्रयास के तहत इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख से अधिक, 10.5 लाख लोगों को 1,250 रुपए प्रति माह फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी। असम में ने रिसेंटली कौन सा मिशन शुरू किया है? तो बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। बनारस से लेकर के असम के डिब्रूगढ़ के बीच में एक क्रूज सर्विस की शुरुआत होने जा रही है, जो कि भारत में सबसे लंबी क्रूज सर्विस होगी।
और आप क्या रिलेट कर सकते हो, दो फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो। एक तो यहाँ कामाख्या देवी टेम्पल में अम्बुबाची फेस्टिवल मनाया जाता है, दूसरा है एक फसलों का त्योहार है जिसे आप बिहू फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। यहाँ अभी हाल ही में सिलहट सिलचर फेस्टिवल का पहला एडिशन, या आप कह सकते हैं सिलहट सिलचर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, असम में मनाया गया। योजनाओं को रिलेट करोगे तो उत्तर प्रदेश सरकार की कोई योजना जो कि आप रिलेट कर सके, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जबकि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ये हरियाणा की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, एक शिल्प एक उत्पाद है। लेकिन यह ना 2.0 की बात की जा रही तो मध्य प्रदेश को भी आप 2.0 से रिलेट करो। कौन सी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना, जिसका 2.0 यानी कि सेकेंड एडिशन अभी हाल ही के दिनों में लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो ये की है अमित शाह ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह मंत्री हैं। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर हो जाएगा। ये जो बैठक रही 17 दिसंबर को आयोजित की गई। वैसे बैठकों वाला सवाल मैं बहुत कम लेती हूँ, समिट के ऐड करती हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने की। और इस क्वेश्चन को मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि आप लोग पेपर उठा के देखेंगे, कोई स्टैंडर्ड वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें ये जो क्षेत्रीय परिषद वाला टॉपिक है ना, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये जो क्षेत्रीय परिषद है टोटल, आपको मालूम ही होना चाहिए वैसे, चलो मैं मैप के थ्रू दिखा देती हूँ। टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद है, थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लें। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जरूर याद रखें। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसका गठन हुआ था या स्थापना हुआ था। 5 क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत, ये पूर्वोत्तर वाला अभी छोड़ दीजिए। एक तो हो गया उत्तरी जो आप देख रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशा याद रख लेनी है, और ये मध्य। तो ये 5 पूर्वी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में मतलब इसकी देखिए अध्यक्षता ना ये गृह मंत्री ही करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों की अध्यक्षता करते हैं, जबकि उपाध्यक्ष होते हैं ना, ये प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो होते हैं। तो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से सवाल बनता है। अभी जिस क्षेत्रीय परिषद का मैं डिस्कशन कर रही हूँ, किसका डिस्कशन है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पश्चिम बंगाल आ जाएगा, यही पास इसकी लोकेशन है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये पूरा पूर्वी क्षेत्र आ रहा है। ठीक है। फिर ये उत्तरी क्षेत्र में मतलब इधर वाला हो जाएगा आपका, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो जाएगा। फिर लद्दाख, ये भी पूर्वी क्षेत्र में ही आएगा। हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये दिल्ली एनसीआर दिल्ली, ये भी इसी के अंतर्गत आएगी। और राजस्थान, ये राजस्थान वाला क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आएगा। चंडीगढ़ जो कि पंजाब हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है, ये भी इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है। फिर पश्चिमी क्षेत्र में यदि आप देखोगे तो इसमें ये गोवा आ रहा है, इधर गोवा, इधर गुजरात हो जाएगा। महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली ये सभी इधर हो जाएंगे, दमन दीव वगैरह। मध्य में जो बीच में जो राज्य है, लोकेशन मालूम है तो आप बता सकते हैं। देखो एक तो ये मध्य प्रदेश हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी सीजी, इसमें ज्यादा नहीं आएंगे। एमपी हो गया, सीजी हो गया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य में आ गए। फिर ये जो दक्षिणी वाला है, दक्षिणी में इधर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, कर्नाटक, ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, और फिर तमिलनाडु इधर हो गया, ये हो गए। पुदुचेरी भी इसी में आ जाएगा। फिर पूर्वी क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो इसमें बता ही दिया है मैंने, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल हो जाएंगे। अब अमिताभ कांत ने किसकी अध्यक्षता की, अभी G20 की जो शेरपा मीटिंग हो रही थी ना उदयपुर में, इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने की है। जबकि B20 की बैठक, इसकी अध्यक्षता एन चंद्रशेखरन ने। नरेंद्र मोदी, इन्होंने नीति आयोग की जो 7वीं गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता होती है ना, ये की है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष ही भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल मनाया जाता है 18 दिसंबर को। दुनिया भर में प्रवासियों यानी कि जो माइग्रेंट्स हैं, इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। 2020 में 281 मिलियन से अधिक व्यक्ति विदेशी प्रवासी थे, और 2021 के अंत तक 59 मिलियन से अधिक घरेलू जो है ये विस्थापित हो गए हैं। और इन्हीं के
स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। मतलब स्मृति तो नहीं कह सकते, इनकी स्थिति को उजागर करने के लिए कि कोई ठिकाना नहीं, इधर से उधर बस अपना बोरिया बिस्तर लेकर के ये भटकते रहते हैं। 18 दिसंबर को मनाया गया है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाई गई। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। और 11 दिसंबर, ये तो आप लोगों को रट चुका होगा, कि यूनिसेफ डे और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खबरों में रही सेला दर्रा जो सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अभी क्यों चर्चे में आई है? तो जो बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेला दर्रा सुरंग का निर्माण है, जो कि ये कर रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही इस सुरंग से भारतीय सेना को तवांग के पास LIC तक पहुंच, LIC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंच मिल सकेगी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, इसी तवांग में अभी भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में झड़प देखने को मिली थी। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल BD मिश्रा है। खैर, यहाँ सुरंग का डिस्कशन आया है, तो हिमाचल प्रदेश में ना सबसे ऊंची सुरंग तो नहीं कह सकते, हाँ, सुरंग ही सबसे ऊंची आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बनेगी। तो अभी बनना शुरू भी नहीं हुई है, ऐसी घोषणा हुई है। वैसे जम्मू कश्मीर में एक चेनानी नासरी सुरंग मैंने आप लोगों को बताई है, 9.28 किलोमीटर की। जबकि 9.02 किलोमीटर का मैंने कहाँ बताया, तो कौन सा वाटर टनल है, आंध्र प्रदेश का दूसरा रिलेट करना आप। आंध्र प्रदेश में ना देश की सबसे लंबी इलेक्ट्रिफाइड यानी कि विद्युतीकृत सुरंग का उद्घाटन ये 2019 में किया गया था। अगला प्रश्न, रायतु बंधु योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो ये है तेलंगाना की। तेलंगाना सरकार द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को रबी और खरीफ की फसलों के या मौसम में 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से फसल निवेश की पेशकश की जाएगी। और सरकार ने इस साल संक्रांति संक्रांति कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। इस त्योहार से पहले ही किसानों के बैंक खातों में 7,600 करोड़ रुपए जमा करने का फैसला किया है। अच्छा, रबी की फसल, खरीफ की फसल, इतना तो बेसिक आप समझते हैं ना। देखिए, रबी की फसल क्या है? जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाए, मार्च अप्रैल में काटी जाए। इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि गेहूं, चना, आलू, जौ, मटर, सरसों। अब इसके विपरीत जो खरीफ की फसल है, इसे मानसून फसल भी कहते हैं, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर काटी जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी हो जाएंगे। अब तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। हैदराबाद में अभी क्या ओपन किया गया है? भारत का पहला गोल्ड एटीएम। और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तमिलिसाई सौंदरराजन राज्यपाल है। सब भारत में सबसे ज्यादा ODF+ गांव, खुले में शौच मुक्त गांव, ये तेलंगाना के ही बने हैं। केरल की कोई स्कीम रिलेट कर सकते हो, तो 1 स्कूल 1 IAS योजना। राजस्थान की कोई योजना, तो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना यहाँ की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा ओडिशा की एक योजना है मो बस सेवा, इसे एक विशिष्ट पहचान मिली थी। अगला प्रश्न है, किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य यानी कि कंपलसरी कर दिया है? तो ये किया है जापान के द्वारा। जापान की राजधानी टोक्यो में। देखो, चीजें डिटेल में लिखी हुई है कि जापान की जो राजधानी है, इसने स्थानीय विधानसभा द्वारा पारित एक नए नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि 2025 के बाद अब यहाँ कोई भी नए घर बनेंगे, कहाँ? टोक्यो में, क्योंकि यही तो है जापान की कैपिटल। तो यहाँ नए घरों को घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए जो सोलर पैनल है, ये स्थापित करना ही होगा। क्योंकि यदि देखा जाए तो जो जापान है, दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जक सूची में 5वें स्थान पर है। वैसे हम देखें तो सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जक देश ना ये चाइना है, फिर अमेरिका है। हालांकि चाइना और अमेरिका की रैंकिंग चेंज होते रहती, कभी अमेरिका टॉप पर हो जाता है, कभी चाइना। कार्बन उत्सर्जक देशों की लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है, अमेरिका चाइना के बाद, या चाइना अमेरिका के बाद आप कह सकते हैं। तो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य इसने रखा है। इसके लिए इसने कुछ अपने रोड मैप तैयार किए हैं। अब कुछ इसमें पॉलिसीज भी लागू की जाएंगी, कुछ योजनाएं भी तैयार की जाएंगी। तो फिलहाल अभी ये कह दिया गया है कि ये जो राजधानी है टोक्यो, यहाँ अब जो नए घर बनेंगे, यहाँ सोलर पैनल, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का एक माध्यम ही है, ताकि इसका जो कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हासिल किया जा सके, इसलिए कंपलसरी किया जा रहा है जापान की राजधानी टोक्यो में। करेंसी येन है। प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसिदा है। शिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन, दो एक्सरसाइज भारत की जापान के साथ होती है।
हिन्नामजोर चक्रवात जिसने कुछ दिन पहले ही जापान को प्रभावित किया था। अमेरिका से कोई फैक्ट जो कि हाल ही के दिनों में हम लोगों ने याद रखा हो, तो राइट टू मैरिज एक्ट। यूएई दुनिया की सबसे बड़ी आवासीय प्रतिमा नहीं, बिल्डिंग, इमारत दुबई में बनेगी। न्यूजीलैंड ने तंबाकू के खिलाफ तंबाकू रोको अभियान के तहत ही एक कड़े कानून का गठन कर दिया है। मैंने अच्छा 9 ही प्रश्न रखे हैं क्या आज? 10वां रिवीजन के लिए, ठीक है। भारत और किस देश के बीच में पैसेंजर फेरी सर्विस शुरू होने जा रही? तो भारत और जो पड़ोसी है श्रीलंका, इन दोनों के बीच में पैसेंजर फेरी सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। तो ये जो नौसेना है ये भारत में जाफना जिले और पुदुचेरी में कंके संथुराई बंदरगाह को जोड़ने का काम करेगी। इसकी घोषणा अभी हाल ही में श्रीलंका के जहाजरानी मंत्री के द्वारा दी गई है कि भारत सरकार और श्रीलंका के बीच में ये जो डील है ये होने वाली है। यात्री फेरी सर्विस से यहाँ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हो सकेंगे। श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल हो जाएगी कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो जाएगी जयवर्धनेपुरम कोटे, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे ये हो जाएंगे रनिल विक्रमसिंघे, और प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने। ये मैंने उल्टा कह दिया, प्राइम मिनिस्टर। एक सेकंड में चेक करूंगी, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि एक समय गोटबाया राजपक्ष, महिंद्रा राजपक्ष थे, दोनों भाई भाई थे। अब भी एक सेकंड, रनिल विक्रमसिंघे है ना? हाँ ठीक है, रनिल विक्रमसिंघे ना प्रेसिडेंट हैं, और दिनेश गुणवर्धने ये हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। श्रीलंका के साथ भारत की मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। अब अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो मालदीव की तर्ज पर ही भारत में वाटर विला बनने जा रहे हैं। कहाँ? तो लक्षद्वीप में। बांग्लादेश के साथ भारत की अच्छी डील अभी वैसे हुई है साइन, किसमें? कुशियारी रिवर को लेकर के। मिताली एक्सप्रेस है जो कि भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस है। नेपाल के साथ भी भारत के संबंध अच्छे ही हैं, शेर बहादुर दोबा दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और सूर्य किरण एक्सरसाइज इस साल के मतलब दिसंबर लास्ट में अभी होनी है दोनों देशों के बीच में। यहाँ पार्क स्ट्रीट की लोकेशन है ना? किसे पहली बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है? तो ये ईगा स्विटेक किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, मैंने वर्ल्ड कह दिया था, माफ कीजिएगा। वुमेन टेनिस एसोसिएशन स्थापना 1973, पिट्सबर्ग फ्लोरिडा में हेडक्वार्टर, मिकी लॉयर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। मनीषा रामदास बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इन्हें पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। एरॉन जज टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2022, नाओमी ओसाका